मैं आपके अपने YouTube चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जल्दी से फटाफट मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के CGACF एग्ज़ाम के लिए और जितने भी CG व्यापम CGPSC एग्ज़ाम्स के लिए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट जीके हैं, वो मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी को उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए फटाफट मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, आप सभी को जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है वो आप सभी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं वो सब्जेक्ट भी आप सभी को पढ़ा सकती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को क्या बताने वाली हूँ। आज मैं आप सभी को जो भी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत फर्टिलाइजर्स पढ़ा रही हूँ, जो कि बायोटेक्नोलॉजी का एक टॉपिक है, जो कि क्रॉप साइंस इन इंडिया के अंतर्गत आएगा या फिर भारत में फसल विज्ञान के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत जो उर्वरक टॉपिक है उसको पढ़ा रही हूँ। और उर्वरक में क्या पढ़ा रही हूँ फ्रेंड्स, मैं आप सभी ने मेरा पिछला वीडियो देखा है ना, तो बताइए क्या पढ़ा रही हूँ मैं। उर्वरक में मैं अभी आप सभी को केमिकल फर्टिलाइजर्स या फिर इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स है उनके बारे में पढ़ा रही हूँ, जिसके अंतर्गत मैं आप सभी को अपने पिछले वीडियो में क्या पढ़ाई थी आप सभी को याद होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि मैं आप सभी को बहुत ही इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर कवर करवाई थी। वो क्या था, नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स, जिसका नाम भी मैं आप सभी को बता दी थी। और जो 3 इम्पोर्टेंट बताई थी उसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताई हूँ उसे आप सभी ज़रूर याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आप सभी के लिए आज फास्फोरस युक्त फर्टिलाइजर्स, ठीक, या फिर जिसे हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स। तो इससे संबंधित जो सुपर फास्फेट था उसको मैं बहुत ही अच्छे से आप सभी को बता दी थी फ्रेंड्स। ठीक है, तो आगे मैं आप सभी को आज जो फास्फोरस है उससे संबंधित जो अलग उर्वरक है उसके बारे में बताऊंगी। अगर आप सभी को किसी भी फर्टिलाइजर्स में जो भी मैं बताई हूँ उसमें अगर ऐसा लगता है कि मैं कुछ कम बताई हूँ या फिर कुछ भी डाउट होता है तो आप सभी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी को मैं सुपर फास्फेट के बारे में 1-2 फैक्ट्स और बता देती हूँ फ्रेंड्स। जैसा कि मैं बताई कि ये सबसे अधिक प्रयोग होने वाला उर्वरक है फास्फोरस उर्वरकों में। तो ये जो सुपर फास्फेट है फ्रेंड्स, इसको ना भारी जलोढ़ जो मिट्टी होता है उसमें प्रयोग करना कम लाभदायक होता है। ठीक है, मीन्स भारी जलोढ़ मिट्टी में अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो हमें उतना फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो सुपर फास्फेट है इसको कैसा बनाया जाता है वो मैं आप सभी को बता दी हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही ये जो सुपर फास्फेट है फ्रेंड्स, इसको अगर हम कार्बनिक खाद के साथ मिलाएं तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आप सभी ये 2 फैक्ट्स जो मैं आप सभी को बताई कि इसको भारी जलोढ़ मिट्टी में या फिर भारी जलोढ़ जो भूमि होती है उसमें यूज नहीं करना चाहिए। जलोढ़ मतलब आप सभी समझते हैं, जलोढ़ मतलब ये होता है कि ऐसी मिट्टी जहाँ पर जो नदियाँ है वो वहाँ से अगर फ्लो करती है तो वहाँ पर कुछ मिट्टी वगैरह छोड़कर चली जाती है, उसी को कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, है ना। तो उस वहाँ पर इसका यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। ठीक है, और साथ ही जो कार्बनिक खाद है उसके साथ अगर हम इसका यूज़ करें तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आप सभी ये दोनों ज़रूर याद रखिए। और किसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये दलहनी फसलों के लिए। इसके लिए जो सुपर फास्फेट है वो दलहनी फसलों के लिए सबसे सर्वोत्तम उर्वरक है, ये आप सभी याद रखिए। और साथ ही ये पानी में विलेय होता है और ये भूरे रंग का चूर्ण होता है। किस टाइप का चूर्ण होता है, ये भूरे रंग का होता है और पानी में विलेय होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए मैं आगे बताती हूँ आप सभी को जो कि फास्फेट से संबंधित फर्टिलाइज़र है। तो सबसे पहला फर्टिलाइज़र है आज के लिए इसका बोन मील, या फिर इसे हड्डियों की खाद या अस्थि चूर्ण भी कहते हैं। मिस आप सभी को पता होगा कि हड्डियों में क्या पाया जाता है, हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस रहता है। तो ये जो फास्फोरस है उसको हम हड्डियों से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए क्या है फ्रेंड्स की जो हड्डियाँ होती हैं, है ना, इसको क्या करते हैं, सुखा देते हैं, इसके बाद इसको बारीक पीस लिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो उर्वरक है किसका, हड्डियों से जो उर्वरक मिलता है इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। ठीक है, किस काल से, प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, क्योंकि पहले केमिकल फैक्ट्रीज तो होती नहीं थी, तो पहले इसी मेथड से ही फास्फोरस उर्वरक तैयार किया जाता था और इसमें पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस रहता था। ठीक है, क्या रहता था, पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस रहता था। और ये जो है वो अस्थि उर्वरक या फिर जो बोन मील है ये 2 प्रकार का होता था, कच्चा अस्थि चूर्ण या फिर रॉ बोन मील और साथ ही स्टीम्ड बोन मील।
मीन्स जिसको हम लोग भाप की सहायता से बनाते हैं वो जो है स्टीम्ड बोन मील कहलाता है, क्योंकि स्टीम भाप को ही कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो पहले मेथड में क्या करते हैं कि जो हड्डियाँ होती हैं उसको सुखा लेते हैं और जनरली पीस लेते हैं। इसमें जो है 3% नाइट्रोजन होता है और साथ ही 24% फास्फोरस होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, वसा भी प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो फास्फोरस है वो सही मात्रा में नहीं मिल पाता है पौधों को। इसलिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसलिए ना जो भाप है उसकी सहायता से हड्डियों को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, जिससे क्या होता है जो वसा रहता है या फैट रहता है वो उससे अलग हो जाता है और इसमें जो नाइट्रोजन है उसका परसेंटेज कम हो जाता है 1 to 2%, और जो फास्फोरस की मात्रा है वो बढ़ जाती है 27 से 30% हो जाता है। ठीक है, तो मीन्स जो स्टीम्ड वाला होता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और जो पौधे हैं इसे ज़्यादा जल्दी ले सकते हैं क्योंकि इसमें फैट नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। ठीक है, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी रहेगा क्योंकि हड्डी से बना रहता है। तो ये क्या करता है, भूमि को क्या करता है, ये थोड़ा सा अम्लीय अगर है तो उसको अम्लीय को कम कर देगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, क्षारीय होता है। तो अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो अम्लीयता को कम कर देता है भूमि की, क्या जो बोन मील है वो। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए, आगे आप सभी के लिए डाई अमोनियम फास्फेट जो कि इम्पॉर्टेंट है ये भी हमारे लिए। ये जो डाई अमोनियम फास्फेट है फ्रेंड्स, ये क्षारीय भूमि के लिए अच्छा होता है। ठीक है, क्या होता है, क्षारीय भूमि के लिए अच्छा होता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। कैसी होती है फ्रेंड्स, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, तभी तो ये क्षारीय भूमि के लिए अच्छा होगा ना। ठीक है, और ये जो डाई अमोनियम फास्फेट है ये बाजार में 2 प्रकार से मिलते हैं, मीन्स 2 ग्रेड के होते हैं। जो पहला ग्रेड होता है उसमें 18% नाइट्रोजन होता है और फास्फोरस 46% होता है, और जो दूसरा ग्रेड होता है उसमें 21% नाइट्रोजन होता है और 53% फास्फोरस होता है। ठीक है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें जो भी एग्जामिनर है उससे 2 कदम आगे चलना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी को जितने भी उर्वरक बता रही हूँ उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको भी बता रही हूँ और साथ ही कैसा बनाया जाता है उसको भी बता रही हूँ, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन तो पूछा ही जा चुका है कि ये किस प्रकार का होता है, मीन्स ये जो है वो किस प्रकार की फसल के लिए उपयोगी है, और साथ ही ये भी पूछा जा चुका है कि ये कैसे बनाया जाता है। तो हम सभी के लिए जो भी उर्वरक हम लोग पढ़ रहे हैं, वैसे मैं सिर्फ 3 ही बता रही हूँ आप सभी को। नाइट्रोजन में भी सिर्फ 3 का ही डिटेल बताई थी, और अभी जो फास्फोरस युक्त उर्वरक बता रही हूँ या फिर फास्फेटिक फर्टिलाइजर बता रही हूँ उसका भी सिर्फ 3 ही बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सिर्फ 2 बार ही देखेंगे ना वीडियो तो आपको सारे जो जितने भी फैक्ट्स बता रही हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है वो ज़रूर याद हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी ये ना सोचे कि बहुत ही ज़्यादा बता रही हूँ, या फिर क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, इसलिए मैं आप सभी को थोड़ा सा डिटेल बता रही हूँ। और जो भी बच्चा पढ़ने लिखने वाला है, मीन्स जो भी क्वेश्चन पेपर देखा है पिछला क्वेश्चन पेपर से, उसको समझ में आ जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसे कितना पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं आप सभी को बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये 2 प्रकार के जो ग्रेड होते हैं इसके, इन ग्रेड को आप सभी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये भी जो डाई अमोनियम फास्फेट है वो हर प्रकार के भूमि में उपयोग किया जा सकता है। साथ ही जो क्षारीय होता है, और क्षारीय कौन होता है, जिसमें चूना रहेगा, तो इस प्रकार की मिट्टी में यूज़ किया जाता है, जो कि मैं आप सभी को बता दी हूँ कि क्षारीय भूमि के लिए उपयोगी है। अब इसको कैसे बनाया जाता है फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए अमोनिया और फास्फोरिक एसिड की ज़रूरत होती है। क्या क्या, अमोनिया और फास्फोरिक एसिड की ज़रूरत होती है। ठीक है, और जो वायुमंडल की नमी होती है उसको ये अधिक मात्रा में अवशोषित नहीं करता है। जैसा कि मैं आप सभी को अपने पिछले वीडियो में बताई थी कि यूरिया और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है वो क्या कर लेते हैं, नमी को शोषित कर लेते हैं, इसलिए उनको सुरक्षित रखना पड़ता है शुष्क गोदामों में। लेकिन जो डाई अमोनियम फास्फेट है ये जो है नमी को ज़्यादा शोषित नहीं करता है, इसलिए इनको आसानी से किसी भी गोदाम में रखा जा सकता है। ठीक है, और कैसे बनाया जाता है, अमोनियम और फास्फोरिक एसिड से। अब देखिए आप इसे कैसे याद रख सकते हैं इजीली, क्योंकि देखिए नाम ही क्या है, डाई अमोनियम फास्फेट, मीन्स अमोनिया तो रहेगा ही, तो इससे क्या हो गया, अमोनिया। अब फास्फेट है, मीन्स फास्फोरिक से रिलेटेड, मीन्स फास्फोरस से रिलेटेड कोई भी एसिड तो रहेगा ही इसमें। ठीक है, अब ये क्या है, अम्लीय प्रकृति का होता है तो एसिड ही रहेगा, तो फास्फोरिक एसिड। ठीक है, सिंपल है ना। तो देखिए कितना इजी हो गया आप सभी के लिए कि अमोनिया और ये फास्फोरिक एसिड के रिएक्शन से बनता है। ठीक है, किसके किसके, अमोनिया और फास्फोरिक एसिड के रिएक्शन से बनता है।
कहाँ बनाया जाता है फ्रेंड्स? बड़ौदा। बड़ौदा कहाँ है? गुजरात में। तो वहाँ पर एक कारखाना है बड़ौदा में, वहीं ये तैयार किया जाता है। तो मैं जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताई हूँ इसे आप सब भी ज़रूर याद रखिए, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, ठीक है। तो एक्चुअली में ये ना यौगिक वाला जो होता है उसमें आएगा। किस में आएगा? ये जो यौगिक वाला जो भी उर्वरक मैं बताऊंगी ना उसमें आएगा। लेकिन मैं इसमें क्यों बताई हूँ? क्योंकि जो डाई अमोनियम फास्फेट है इसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, तो हम इसका वहाँ यूज़ वहाँ करते हैं, उस मिट्टी में करते हैं जहाँ पर हमें फास्फोरस की ज़रूरत नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। इसलिए मैं आप सभी को इसी में ही ऐड करके इसका थोड़ा सा डिटेल बता दी हूँ। वैसे मेनली मैं आप सभी को जो फास्फोरिक वाला जो भी या फिर फास्फोरस वाला जो भी उर्वरक है उसका 2 ही बताई हूँ, एक बोन मील वाला बताई हूँ, एक सुपर फास्फेट, ठीक है। और ये जो डाई अमोनियम फास्फेट है वो एक्चुअली में कंपाउंड वाला है, लेकिन इसमें फास्फोरस ज़्यादा है इसलिए मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। अब चलते हैं फ्रेंड, आप सभी के लिए मैं अब बताने वाली हूँ पोटैसिक फर्टिलाइजर्स। क्या बताने वाली हूँ? पोटैसिक फर्टिलाइजर्स। और ये जो पोटैसिक फर्टिलाइजर्स है इसमें आप सभी को सिर्फ 2 ही याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? पोटेशियम क्लोराइड याद रखना है जो कि KCl होता है इसका फॉर्मूला, और दूसरा याद आप सभी को याद रखना है पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। क्या याद रखना है? पोटेशियम सल्फेट, ठीक है फ्रेंड, K2SO4। तो आप सभी को सिर्फ दोनों ही याद रखना है। तो देखिए इसमें भी बहुत ही कम हो गया, सिर्फ 2। तो मैं जितना भी उर्वरक आप सभी को डिटेल बता रही हूँ तो उसको याद रखने में आप सभी को कोई भी परेशानी नहीं होगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो फटाफट मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, जिन्होंने भी मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मेरा ये यूट्यूब चैनल आप सभी के CG एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है फ्रेंड्स। और जो भी देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को वो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आप सभी लाइक करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर किया कीजिए जिससे वो भी अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे मैं क्या बता रही हूँ आप सभी को? पोटास युक्त उर्वरक। क्या बता रही हूँ? पोटास युक्त उर्वरक। ये जो पोटास युक्त उर्वरक है फ्रेंड्स, एक्चुअली में इसका भी योगदान वैसे बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, लेकिन जो पोटास है फ्रेंड्स इसकी कमी जो है भूमियों में कम होती है। किसकी अपेक्षा? नाइट्रोजन और फास्फोरस की अपेक्षा। आप सभी को मैं बताना चाहूंगी और स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि NPK जो है ना, ये इसी की ही कमी पाई जाती है मेनली जो भी मिट्टी होती है उसमें। तो इसमें भी सबसे कम कमी किसकी होती है? पोटास की। मीन्स जो पोटास है उसकी पर्याप्त मात्रा में भूमि में होती है, केवल कुछ ही मात्रा में हमें इसे डालना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए ये जो पोटास है ना फ्रेंड्स, ये विशेष भूमियों या फसलों को छोड़कर सभी फसलों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। मीन्स जो विशेष प्रकार की मिट्टी होती है उसी में ही कमी होगी, या फिर कुछ विशेष फसलों में ही इसकी आवश्यकता होती है। हर प्रकार की फसल में इसकी आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि नाइट्रोजन और फास्फोरस का होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम अच्छी उपज लेना चाहते हैं तो जो भी आवश्यक पोषक तत्व है NPK, इसको संतुलित मात्रा में होना आवश्यक है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा पोटास युक्त उर्वरक है वो खासकर जो हल्की भूमियाँ होती है उसी में इसका यूज़ करना चाहिए। और जो आलू, गन्ना, तंबाकू है ना, ये जो भी फल वृक्ष होते हैं और इसके अलावा क्या फल वृक्ष भी जो होते हैं उसमें इसका प्रयोग करना चाहिए। इससे पैदावार अच्छी होती है, मीन्स हमें अच्छा उत्पादन मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं पोटेशियम क्लोराइड। क्या? पोटेशियम क्लोराइड। ये जो पोटेशियम क्लोराइड है इसे म्यूरेट ऑफ पोटाश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? म्यूरेट ऑफ पोटाश भी कहा जाता है। यह पानी में घुलनशील होता है और इसमें 60% पोटाश होता है, ठीक है। पानी में घुलनशील होता है और 60% पोटाश होता है। और ये कैसी प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है फ्रेंड्स? ये अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। तो आप सभी याद रखिए कि ये जो पोटेशियम क्लोराइड है उसे म्यूरेट ऑफ पोटाश कहते हैं। इसमें 60% पोटाश होता है और इसमें क्या होता है? ये पानी में घुलनशील होता है और साथ ही इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। और यह कैसा होता है फ्रेंड्स? यह लाल रंग से सफ़ेद रंग से। और साथ ही फ्रेंड्स इसका एक और बेनिफिट ये है कि ये जो पोटाश है मीन्स जो पोटेशियम क्लोराइड है इसको किसी भी प्रकार की नमी को अवशोषित करने की आदत नहीं होती है। मीन्स ये नमी को अवशोषित नहीं करता है, मीन्स नमी के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है। इसलिए हम किसी भी प्रकार के गोदाम में इसको सुरक्षित रख सकते हैं।
साथ ही अगर हम इसका प्रयोग दलहनी फसलों में करते हैं फ्रेंड्स, तो ये दलहनी फसलों में क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाते हैं। और कोई भी कंद प्रकार का अगर फसल है जैसा कि आलू, तो इसमें इसका यूज़ करने से उसकी उत्पादन बढ़ जाती है। ठीक है, मीन्स उसका उत्पादन बढ़ जाता है। अब चूंकि इसमें क्या होता है, क्लोरीन होता है, इसलिए इसे तंबाकू और चुकंदर आदि फसलों में यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये उनके गुणों को खराब कर देते हैं, मीन्स उसकी क्वालिटी जो होती है उसको खराब कर देते हैं। ठीक है, तो इसको कंद वाले में यूज़ करते हैं, लेकिन तंबाकू और चुकंदर में यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें क्लोरीन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और दालों वाले में यूज़ करने से नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाते हैं। अब आगे चलिए, वैसे ये किससे मिलता है ये भी बता देती हूँ मैं आप सभी को। ये सिल्वाइट और कार्नेलाइट खनिजों से मिलता है। ठीक है, किससे, सिल्वाइट और कार्नेलाइट खनिजों से ये बनाया जाता है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है आप सभी के लिए पोटेशियम सल्फेट। क्या है, पोटेशियम सल्फेट। ये जो पोटेशियम सल्फेट है फ्रेंड, इसमें 48% पोटास होता है। ठीक है, और ये भी पानी में घुलनशील होता है और साथ ही वायुमंडल की नमी को शोषित नहीं करता है, इसलिए इसके भी भंडारण में कोई भी कठिनाई नहीं होती। भंडारण में इसको स्टोर करके रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसमें क्लोरीन नहीं होता है। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअली में K2SO4 होता है, तो इसमें क्लोरीन नहीं होता है, इसलिए ये गेहूं हो, आलू हो, चुकंदर हो, हर प्रकार की फसलों में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और ये पौधों को शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। पौधों की किस्म को सुधारने में, उसके उत्पादन को बढ़ाने में ये बहुत ही विशेष सहायक होता है। साथ ही ये तंबाकू की जो फसल होती है उसके सर्वोत्तम उर्वरक है। देखिए आप सभी याद रखिए, अमोनियम सल्फेट धान के लिए सबसे सर्वोत्तम होता है। जो सुपर फास्फेट है वो दलहनी फसलों के लिए सबसे सर्वोत्तम होता है। और साथ ही जो पोटेशियम सल्फेट है वो किसके लिए सर्वोत्तम होता है, तंबाकू की फसल के लिए। पोटेशियम सल्फेट तंबाकू की फसल के लिए सर्वोत्तम होता है, सुपर फास्फेट दलहनी फसलों के लिए होता है। ठीक है, तो इन दोनों के पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि ये सर्वोत्तम है, और जो उत्तम होता है उसको तो ज़रूर पूछा जाता है और वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, ये उदासीन होता है, इसलिए हम किसी भी प्रकार की मृदा में इसका प्रयोग कर सकते हैं और ये किसी भी प्रकार की मृदा को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, वैसे इसका प्रयोग अगर हम चूने वाले मिट्टी में या फिर हल्की मिट्टी में करते हैं तो हमें ज़्यादा फायदा होता है। साथ ही इसमें जैसा कि सल्फेट है तो इसमें गंधक किसको बोलते हैं, सल्फर को, तो इसमें 23 से 28% सल्फर भी पाया जाता है। ठीक है, और यह पोटास का सबसे महंगा उर्वरक है। ठीक है, क्या है, पोटास का सबसे महंगा उर्वरक है। और इसके पहले जो बताई थी पोटेशियम क्लोराइड, वो सस्ता होता है इसलिए उसका यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे महंगा होता है पोटेशियम सल्फेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा फ्रेंड्स आप सभी के लिए पोटेशियम से और फास्फोरस से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर था, जो कि आप सभी के एग्जाम में बहुत ही काम आएगा। क्योंकि अगर हम देखें तो जनरली इन्हीं सब उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। तो मुझे जितना भी डाटा मिला है मैं आप सभी को अवेलेबल बनाने की पूरी कोशिश की हूँ। तो आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये जितना आप शेयर करेंगे ये उतना ही ज़्यादा सभी लोगों के पास पहुंचेगा और सबको बेनिफिट मिलेगा। और अगर हम किसी को बेनिफिट पहुंचाते हैं, मीन्स लाभ पहुंचाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा काम होता है। तो और आप सभी तो बहुत ही अच्छे गुड स्टूडेंट हैं ही, तो आप सभी शेयर बिल्कुल करिए। और साथ ही जो भी नए बच्चे हैं वो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पर्यावरण का क्वेश्चन सीरीज़ भी चलाया जा रहा है और साथ ही CGK भी चल रहा है साथ में, जिसमें साहित्य और वन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो बताया जा चुका है। साथ ही CGK भी बहुत कवर किया जा चुका है जो स्टार्टिंग का है। तो आप सभी देख सकते हैं, जो भी नदी परियोजना है, नदी जोड़ो परियोजना, बृहद सिंचाई परियोजना, सब कुछ बताया जा चुका है। तो आप सभी हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साइंस का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं जिसमें बायोलॉजी से संबंधित ह्यूमन जो फिजियोलॉजी है वो बहुत ही अच्छे से, और आप सभी के नॉलेज के लिए, आप सभी के दैनिक जीवन में जितना भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है उसके लिए भी उसमें बहुत ही अच्छे से बताया गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सभी समझ ही गए होंगे कि हमारा ये यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। थैंक यू फ्रेंड्स।